धरा पर आए हैं हम सब, हमें अपनी शरण लीजिए। धरा पर आए हैं हम सब, हमें अपनी शरण लीजिए। हमारी भूल बिसरा के दान भक्ति का दे दीजिए। उठाकर फिर से गोवर्धन, हमें तुम कब बचाओगे। उठाकर फिर से गोवर्धन, हमें तुम कब बचाओगे। के कण कण व्याकुल है मोहन, कब दर्शन देने आओगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय वर्मा लखनऊ से अपने साथी कवि आदरणीय डॉक्टर शशिकला कालकर दीदी के साथ और डॉक्टर राकेश चंदा जी के साथ और विपिन कांबले जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे दो अन्य सहयोगी जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। तो आज ये पोएसी टेल समूह की पटल पे हमारी काव्य गोष्ठी है हिंदी की, और इसमें जैसे कल जन्माष्टमी बीती श्री कृष्ण जी को समर्पित, तो सबसे पहले मैं काव्य पाठ शुरू करूंगा और बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शशिकला कालकर दीदी को। बहुत हमारे आधार स्तंभ है इस पटल की, पोएसी टेल की। 79 साल की उम्र में भी इतनी ऊर्जा है उनके मतलब वाणी में और जो लेखनी में, कि लगता है कि एक प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए हमेशा। और हमेशा कुछ न कुछ लिखती जरूर हैं, हम लोगों को प्रेरित करती कि हम लोग भी लिखें। और उनका ये मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इससे खुशियां अपार मिलती हैं। तो 4 लाइनें, चूंकि वात्सल से भरी हुई शशिकला दीदी को बुला रहा हूँ, 4 लाइनें। मेरे कान्हा ओ लाला कन्हाई, मेरे भी घर आ जाना। मटकी भर के है माखन जमाई, मेरे भी घर आ जाना। तो बहुत बहुत स्वागत है परम आदरणीय शशिकला कालकर जी। नमस्ते सभी श्रोतागणों को और उपस्थित कई लोगों को मेरा दिल से नमस्ते। और अनुपमा जी, पोएसी टेल्स और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव को तो मेरा बहुत बहुत आभार। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया और कविता बोलने का अवसर दिया। मेरी पहली कविता है डोरबेल। डोरबेल क्या है, उस पर स्त्री को क्या परेशानी होती है और क्या उसे अच्छा लगता है, सुनिए। डोरबेल। बजी रे बजी डोरबेल बजी, बजी रे बजी डोरबेल बजी, घन घना के जोर जोर से बजी, घन घना के जोर जोर से बजी। ये बजी मेरे चेहरे की शिकन बजी, ये बजी मेरे चेहरे की शिकन बड़ी। पति महाशय वर्क फ्रॉम होम में बिजी, बैठे बैठे फरमान आता, अरे कोई देखो देखो कब से डोरबेल बजी, कब से डोरबेल बजी। ससुर के घुटनों का दर्द, बेटा होमवर्क में, बिटिया रानी गपशप में बिजी। बजाने वाले भी ना दिमाग घर पर ही रख कर आते, बजाते ही जाते, बजाते ही जाते, दबा दबा की उंगली। मुझे मालूम है वो जाएगा तो कोई और आएगा, मुझे मालूम है वो जाएगा तो कोई और आएगा। धोबी, दर्जी, सब्जी वाला, पेपर वाला, कोरियर वाला, और हाँ वो अमेज़न वाला तो खास। ना खत्म होने वाली लंबी लिस्ट। डोर खोलने वाली बस में एक अकेली, एक अकेली। सब्जी छोकते, नहाते समय, सीरियल का क्लाइमेक्स देखते समय, दूध चाय के उफान और सबसे ज्यादा फोन पर गप्पे मारते समय ये डोरबेल कल ही बजेगी, बजेगी और बजेगी। सच्ची तब तो ये मुझे मेरी सौतन लगती है, सच्ची तब तो ये मुझे मेरी सौतन लगती है। गुस्से से आग बबूला में दरवाजा खोलती, या तो राह देखकर बजाने वाला नदारद और मेरा रौद्र चेहरा, और मेरा रौद्र चेहरा। यह दरवाजा खोलते ही सामने विशेष मेहमान मुस्कुराते खड़े, दरवाजा खोलते ही सामने विशेष मेहमान मुस्कुराते खड़े। और मैं खिसियानी बिल्ली से चेहरे के भाव छुपाती, और मैं खिसियानी बिल्ली से चेहरे के भाव छुपाती।
चेहरे पर मुस्कान लाती, ऊपरी स्वागत करती। चेहरे पर मुस्कान लाती, चेहरे पर मुस्कान लाती, स्वागत करती। कभी कभार तंग आकर मैं अंदर से स्विच ही बंद कर देती। कभी कभार मैं तंग आकर अंदर से स्विच ही बंद कर देती। आने वाले दबा दबा कर आने वाले दबा दबा कर उत्तर न पाकर दरवाजे को ही डोरबेल बना लेते। दरवाजे को ही डोरबेल बना लेते। बिना रुके ठोक 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 करते जाते। बिना रुके ठोकते जाते, ठोकते जाते। फिर मेरी नींद में आराम में खलल डालते। फिर मेरी नींद में आराम में खलल डालते। सचमुच ये डोरबेल ना बड़ी ही परेशान करती। सचमुच ये डोरबेल ना बड़ा ही परेशान करती। पर दोपहर में 9 बजे ना तो भी मैं परेशान हो जाती। दोपहर में 9 बजे ना तो भी मैं परेशान हो जाती। सुने सुने घर में सुई गिरे तो आवाज ऐसा साय साय सन्नाटा। सुने सुने घर में सुई गिरे तो आवाज ऐसा साय साय सन्नाटा। ये बजे तो घर में किसी के होने का एहसास होता। ये बजे तो घर में किसी के होने का एहसास होता। इसकी आदत सी हो गई ना। इसकी आदत सी हो गई ना। इसके बजने से प्यार मोहब्बत हो गई। इसके बजने से प्यार मोहब्बत हो गई। और लो ये फिर बजी 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 और बज गई। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी दीदी। सही बात है, डोरबेल बजे तो मुश्किल है, ना बजे तो मुश्किल है। हाँ, आदत हो जाती फिर तो भी लगता है कि अरे जो बजी नहीं डोरबेल, क्या बात है। खराब तो जो नहीं हो गया, घर कोई में आ नहीं रहा, ऐसा होता है, कई बार घर में होता है। जो घर में रहने वाले हैं उनको तो ये है ही है कि अगर सो भी नहीं सकते उस हिसाब से। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। होता है और अभी बहुत आते हैं अमेज़न वाले और सब इतना आते बार-बार होता है। कुरियर वाले और अब हम लोगों के बीच में कई लोग जुड़ गए हैं। कल दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सबका। भाई कविराज यदुवंशी जी जुड़े हैं, बहुत आभार। शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत आभार। अनुपमा जुड़ी है, अनुपमा कटवाड़ जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच में हमारे साथी अर्पित जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अर्पित जी आपका। आवाज सुनाई दे रही है अर्पित जी? क्योंकि आपकी आवाज कट रही है आज सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है आज मनोज सर। मेरी? हाँ, थोड़ा कट रही है आवाज। तो स्वागत है सब अर्पित जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आवाज देते हैं अब हम लखनऊ से डॉक्टर राकेश चंद्रा जी को। राकेश चंद्रा जी भी इस पोएसी टेल समूह के बहुत स्तंभ है, आधार स्तंभ है तरीके से। और आपके 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरे शहर में, बेचेहरे वाले लोग, सुन भाई साधो और वर्तमान बाल सहित समीक्षा के आईने में। और उसके अलावा भी आप विभिन्न पठनों से अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पे। और आइए काव्य पाठ करिए। 4 लाइनों से आपका स्वागत करता हूँ। मीत जगत में राखिए बनो जो जीवन के आधार। मीत जगत में राखिए बने जो जीवन के आधार। छिप न सके कुछ भी कभी कृष्ण सुदामा जैसे यार। छुप न सके कुछ भी कभी कृष्ण सुदामा जैसे यार। तो ऐसे साथी, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री कृष्ण को जी। और अपने साथी हम डॉक्टर राकेश चंद्रा जी को बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। यहाँ पर सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी सड़क से गुजरे, राजमार्ग से, तो आपको अक्सर बाग काफी मिलेंगे, आम के बाग खास तौर से। और अगर मुख्य मार्ग पे ना मिले तो अंदर वाले मार्ग होते हैं उन पर बाग बहुत होते हैं, कट रहे हैं फिर भी काफी है। एक बार मैं ऐसे ही एक बाग के बाहर सड़क से शाम के समय गुजरा था और वो अनुभूति जो है मुझे आज तक याद है। मैंने इसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शीर्षक है अंधेरे में पेड़। अंधेरे में अक्सर केवल एक पेड़ से होकर गुजरना कितना भयावह लगता है। अंधेरे में अक्सर केवल एक पेड़ से होकर गुजरना कितना भयावह लगता है। और उससे भी ज्यादा जब गुजरना पड़े किसी बाग की लंबाई से होकर, तब ऐसा लगता है कि या तो पेड़ के ऊपर कोई है या पेड़ के पीछे कोई छिपा है। जरूरी नहीं कि वो हमें हानि पहुंचाए, पर एक अजीब सी सिहरन होती है बदन में
उस बहुत छोटी सी दूरी को पार करने में। जी। अंधेरे में पेड़ मानो बदल जाते हैं डरावनी शक्लों में। अंधेरे में पेड़ मानो बदल जाते हैं डरावनी शक्लों में, अपुष्ट अबूझ चेहरों में, जिन्हें देखकर एकाएक कांप जाती है रूह और जड़ होने लगती है बुद्धि कुछ क्षणों के लिए। जिन पेड़ों से होकर हम निर्विघ्न गुजरते हैं दिन में, जिन पेड़ों से होकर हम निर्विघ्न गुजरते हैं दिन में हर रोज और खुश होते हैं, उनकी मनमोहक चिड़ियों का मन भावन कलरव लगता है सुरों का अमृत प्रवाह। वही पेड़ रात में लगने लगते हैं अपने में समाहित कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा घातक। वही पेड़ रात में लगने लगते हैं अपने में समाहित कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा घातक, बिना कोई कारण बताए, न जाने क्यों। शायद ये हो सकती है पेड़ों की अपनी रणनीति, शायद ये हो सकती है पेड़ों की अपनी रणनीति खुद को बचाने की, वरना रात के अंधेरे में उनकी छातियों पर अब तक चल जाती न जाने कितनी आरियां और कुल्हाड़ियां, जो तैयार रहती हमेशा अपने आकाओं की खुशी के लिए। ऐसे निरंकुश लोगों के लिए भी तो क्या डरना जरूरी नहीं है? ऐसे निरंकुश लोगों के लिए भी तो क्या डरना जरूरी नहीं है? अंधेरे में अक्सर केवल एक पेड़ से होकर गुजरना कितना भयावह लगता है, और उससे भी ज्यादा जब गुजरना पड़े किसी बाग की लंबाई से होकर, तब ऐसा लगता है कि या तो पेड़ के ऊपर कोई पेड़ है या पेड़ के पीछे कोई छिपा है। जरूरी नहीं कि वो हमें हानि पहुंचाए, पर एक अजीब सी सिरन होती है बदन में, वो बहुत छोटी सी दूरी को पार करने। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर साहब आपकी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ दिन में गुजरिए आप, मुझे आज से कुछ साल पहले का किस्सा याद है। आप अगर लखनऊ में जब कपूरथला पे ये बाग हुआ करता था, तो हम लोग दिन में निकल जाते थे, लेकिन जब रात में लौटते थे तो बड़ी सी हिरन सी होती थी। हालांकि वो मुश्किल से 200 मीटर का रास्ता था, लेकिन वो लगता था कि सिहरन रात में लौटी है। तो वही चीज तो घूम के चांदगंज होके आते थे। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, तो बहुत सही आकलन आपका। और लोग जुड़ गए हैं, रूपाली गोरे जी जुड़ गई हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े, इसी तरह से सराहना करते रहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं काव्य पाठ के लिए आह्वान करूंगा विपिन कामले जी को। आप स्वतंत्र पर्यावरण स्थिरता सलाहकार हैं, अब 20 वर्षों से अधिक से लिख रही हैं। आप GAOS के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता राजदूत हैं। मुंबई से आप 150 से अधिक संकलनों की सह लेखिका हैं। बहुत सुंदर बात। मैंने 30 सह संकलन संकलित किए हैं आपने, और एकल काव्य पुस्तक आपकी एक है, अनप्रेसिडेंटेड वॉइस की लेखिका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पे। और 4 लाइनों से, जैसे कि मैं श्री कृष्ण जी के बचपन और दोस्ती के, तो श्री कृष्ण जी अपने बहनों के लिए भी बहुत रक्षा जिसे कहा जाए, और हर आदमी अपनी बहन के लिए रक्षा के लिए तत्पर होता है। और जब द्रौपदी जी के साथ वो दुर्व्यवहार हो रहा था, तो कहा जाता है कि उन्होंने ही उनका चीर इतना लंबा कर दिया था कि उनकी लाज बची, और हर भाई खड़ा होता है। तो 4 लाइनें इसी के ऊपर हैं। कलाई पे भाई को बांध के धागा, दुआओं में बहनों ने खुशियों को मांगा। कलाई पे भाई को बांध के धागा, दुआओं में बहनों ने खुशियों को मांगा। तो बहुत बहुत स्वागत है विपिन कामले जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पोएट्री टेल्स का, कि मुझे आज मौका मिला है यहाँ पर आकर के अपनी कविता का पाठ करने का। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है स्कूल के दिन। एक समय था कि स्कूल जाना नहीं पसंद था, पढ़ाई करना नहीं पसंद था, और मन प्रसन्न नहीं होता था जब स्कूल जाया करते थे और स्कूल से आया करते थे। लेकिन अब आज बड़े हो गए हैं और वही पुरानी बातें 25 साल पुरानी याद करते हैं तो मन को बहुत सुंदर अनुभूति होती है। आज का पढ़ाई लिखाई का पाठ्यक्रम का पैटर्न बदल गया है। मेरे बचपन की बहुत सुंदर यादें हैं, तो वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। स्कूल के दिन।
कुछ धुंधले से, उलझे से, हंसते मुस्कुराते स्कूल के दिन। सुबह जल्दी ना उठने का बहाना बनाना, जानबूझकर स्कूल लेट करवाना। आज गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है, इस डर से मास्टर जी के सामने ना जाना। अंक गणित और बीज गणित में उलझ कर रह जाना। ज्यामिति की थ्योरम याद करते करते पसीने छूट जाना। विज्ञान की प्रयोगशाला में पारे को लोहे के साथ क्यों रखा जाता है, इस पर शोध लगाना। खाने वाला नमक और कपड़े धोने वाला नमक देखने में तो एक जैसे हैं, फिर भी उनके गुण धर्म पर शोध लगाना। सामाजिक शास्त्र में पानीपत की 3 लड़ाइयों का इतिहास सुलझाते सुलझाते बक्सर के युद्ध में उलझ जाना। भूगोल के अनुसार पृथ्वी गोल है, इस विषय पर आपस में शर्त लगाना। नदियों के उद्गम से लेकर लोहे की खदानों तक मानचित्र पर सब कुछ अंकित करते जाना। हिंदी की कक्षा में गद्य पद्य इनमें उलझ कर रह जाना। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ सुनकर कनखियों से एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराना। अंग्रेजी के पत्र, टिप्पणी, आवेदन में अंतर, इनको समझने के लिए उलझ कर रह जाना। उपवाक्य के उद्देश्य और विधेय को समझ ना पाने की उलझन को सुलझाते रह जाना। साप्ताहिक परीक्षा में अव्वल आना, घर जाकर सबके साथ उसका जश्न मनाना। नकल करने के लिए दोस्तों को थोड़ा थोड़ा सा बताना, उनको सालाना परीक्षा में पास करवाना। आधी छुट्टी के समय एक दूसरे के संग खाना बांट कर खाना। जल्दी जल्दी घर पहुंचे, बस इसी होड़ में लग जाना। रविवार की छुट्टी है, मोगली शक्तिमान देखने के लिए बाकी सभी के कार्यक्रमों को रद्द करवाना। दोस्तों के जन्मदिन की तैयारी के लिए 1 महीने पहले से जुट जाना। बचपन चला गया, सब अपने साथ ले गया। बस ये कुछ पुरानी स्कूल की यादें हैं जो तस्वीरों में समेट के रखी हैं, स्लैम बुक में लिखी हुई हैं। बस इन्हीं को देखकर स्कूल के उन दिनों की याद कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपकी रचना सुन के मुझे 4 लाइनें याद आ गई अपनी। यारों से हमको बिछड़े एक जमाना बीत गया, पास बैठ के साथ पढ़े एक जमाना बीत गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इसी की इस काव्य गोष्ठी में आई। और अब हम बुलाते हैं भाई अर्पित सर्वेश जी को, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आप अंग्रेजी साहित्य से MA कर रहे हैं और आपकी 140 से अधिक संकलनों के सह लेखक हैं। आपकी पहली प्रकाशित कृति लाइट ऑफ डार्कनेस है, और ये भी हम इधर रुझान देख रहे हैं कि जो लोग अंग्रेजी के हैं वो भी हिंदी में बराबर से लिख रहे हैं। बहुत अच्छा हमको लगता है। भाई कविराज यदुवंशी जी जुड़े हैं हम लोग साथ, वो भी इसी तरह हमारे शिक्षक भी हैं इंग्लिश के, और हिंदी की बहुत रचनाएं लिखते हैं। डॉक्टर मंजू चौहान है, वो अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और हिंदी की बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। बहुत बहुत। और हमारे डॉक्टर राकेश चंद्रा जी, आप भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो अर्पित जी के लिए 4 लाइनों के साथ ये दोस्ती की बात चल रही है। यार मेरे जब मिलने तुझसे तेरे गांव में आऊंगा, यार मेरे जब मिलने तुझसे तेरे गांव में आऊंगा, गम सारे बतला देना तुम, मैं दिल की बात बताऊंगा। गम सारे बतला देना तुम, मैं दिल की बात बताऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है भाई अर्पित सर्वेश जी का। सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, मुझे अपने इस मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपनी इस जर्नी का हिस्सा बनाने के लिए। सर मैंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं हिंदी इंग्लिश में। अभी मैंने हाल ही में एक बुक
ट्रांसलेट की थी फ्रेंच लैंग्वेज में, वो भी जल्दी पब्लिश होने वाली है। और 140 प्लस एंथोलॉजीज मैंने कंपाइल, मतलब एज अ को ऑथर मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। सर मैंने, हेलो, हाँ जी। सर मैंने 15 अगस्त पे एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, आज भी भारती के खिलाफ हो गए। 28 राज्य में बटा ये देश 28 राज्य में बटा ये देश अलग अलग मानसिकता से चलाया जा रहा है। पहले अंग्रेज द्वारा, अब खुद के द्वारा अपनों का घर जलाया जा रहा है। आजादी हम किस लिए मनाएं, आखिर तिरंगा किस खुशी में फहराएं। जब जब भारत का विकास नहीं हो रहा तो भाग्य विधाता क्यों गाएं। किसी भी दफ्तर में किसी में ईमानदारी नहीं, देश के मतदाता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं। कुछ अच्छा भी हुआ है ऐसा मैं आज तक तो नहीं कह सकता, जो वास्तविकता है उसको हर कोई सामने नहीं रख सकता। कितने लोगों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ दिया, प्रतिनिधि और अधिकारियों ने देश को विनाश की तरफ मोड़ दिया। मैं देश का हित चाहता हूँ, इसीलिए सच लिख रहा हूँ। अर्पित से मैं ये सब चीजें सीख रहा हूँ। जानता हूँ कि जानता हूँ कि इसका असर किसी पर पड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचार से आजादी के लिए कोई लड़ेगा नहीं। एक दिन एक देशभक्त हम सबके बीच से जरूर आएगा। उस दिन देश सच में आजादी का पर्व मनाएगा। मेरा देश मुझको बहुत ज्यादा है प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर रचना आपकी, बिल्कुल सही आपने कहा। कुछ चीजें है, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें सराहने लायक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार बाकी है। और जो मुट्ठी भर लोग जिसे आप कहते हैं वही आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। और हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव जी ने, सोमदत्ता मित्रा जी जुड़ी थी हैं। इंग्लिश की आप बहुत अच्छी ऑथर हैं, लिखती बहुत बढ़िया। अपनी काव्य गोष्ठी में है, हमारे पटल की वो हैं, शान है जिसे कहा जाए। जी विपिन जी। माइक म्यूट है आपका। नमस्कार, मैं अब अजय वर्मा जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। सर लखनऊ के निवासी हैं। सर की रुचि संगीत, साहित्य और सामाजिक कार्यों तथा खेलों में बहुत ज्यादा है। सर के बहुत सारे काव्य संग्रहों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से मुख्य हैं शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, पोइट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की। ये कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। सर के एकल काव्य संग्रहों में हमसफर, एहसास मासूम, मेरे दिल में बसे हैं भूले, ये बहुत खूबसूरत काव्य संग्रह हैं सर के। मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी। सर आप आए और अपनी एक खूबसूरत रचना द्वारा हम सभी को मंत्रमुग्ध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और मेरे साथ मंच पे आसीन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतने कम समय में और इतनी कम नोटिस पे जुड़ जाते हैं हम लोग के साथ और पटल की शोभा बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अनुपमा गढ़वाट जी का आभार, जो इतना सुंदर पटल हम लोगों को देती हैं काव्य पाठ के लिए। और ये पटल 3 भाषाओं में काव्य गोष्ठियां आयोजित करता है, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। और हर महीने एक एक काव्य गोष्ठी होती है हमारी। तो जो लोग इच्छुक हैं वो इससे जुड़े रहें, जरूर देखते रहें हम लोग के कार्यक्रम। और 4 लाइनें अनुपमा जी के लिए, इस पटल के लिए। सजे हैं फूल हर रंग के यहाँ सुंदर से गुलशन में, फैली है महक जिनकी फिजाओं में और गगन में। फैली है महक जिनकी फिजाओं में और गगन में। और अब मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ। कल जन्माष्टमी बीती, जैसा कि भाई अर्पित सर्वेश जी ने कहा कि हाँ हालात सुधरेंगे, तो जरूर सुधरेंगे। भगवान कोई किसी को अवतार जरूर लेना पड़ेगा। तो 4 लाइनें पहले। धरा पे पाप जब बढ़ते कम न होता अत्याचार, धरा पे पाप जब बढ़ते
कम न होता अत्याचार, आना पड़ता है भगवान को यहाँ पे तब तब ले अवतार, आना पड़ता है भगवान को यहाँ पे तब तब ले अवतार। और चाहे वो त्रेता युग रहा हो, भगवान श्री राम रहे हो, या द्वापर में श्री कृष्ण जी रहे हो, और इस युग में भी कोई ना कोई या तो आ चुका है या फिर आ रहा होगा। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक रचना, ये भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ढूंढते हैं जो प्रभु को सुबह शाम, जपते हैं हर पल हरि जी का नाम, डूबे हैं जो उनकी प्रीत में, डूबे हैं जो उनकी प्रीत में, उनको ही मिलते हैं मेरे घनश्याम, उनको ही मिलते हैं मेरे घनश्याम। तो आज भी माना जाता है कि वृंदावन और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी विराजते हैं। गोकुल में मिलते हैं वो, मिलते वृंदावन में, पन घट पे और कभी ब्रिज की गलियन में, गोकुल में मिलते हैं वो, मिलते वृंदावन में, पन घट पे और कभी ब्रिज की गलियन में, मीरा में मिलते हैं वो, राधा में मिलते हैं, मीरा में मिलते हैं वो, राधा में मिलते हैं, और मिलते हैं वो भक्तों के मन में, और मिलते हैं वो भक्तों के मन में, मीरा के मोहन है वो, राधा के श्याम, ढूंढते हैं जो उनको सुबह शाम, जपते हैं हर पल हरि जी का नाम, मीतों के मीत बन के दुष्टों को मारे, और कभी बिगड़े काज संवारे, कर्मों की शिक्षा जग को है देते, कर्मों की शिक्षा जग को है देते, फल पाए वैसा जैसा किया रे, फल पाए वैसा जैसा किया रे, कर्मों से सच्चों के ही बनते सारे काम, कर्मों से सच्चों के ही बनते सारे काम, ढूंढते हैं जो प्रभु को सुबह शाम, जपते हैं हर पल हरि जी का नाम, डूबे हैं जो उनकी प्रीत में, उनको ही मिलते हैं मेरे घनश्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस तरह हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और बहुत सराहनीय सुंदर प्रस्तुतियां सभी अलग अलग विषय पे। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ, और आह्वान दूंगा फिर से शशिकला कालकर दीदी को कि आइए अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू। मेरी दूसरी कविता शुरू करने से पहले एक छोटा सा मुक्त छंद जो आज ही लिखा है, अभी फेयर नहीं किया है, पर्सनल लीजिए और फिर कविता सुनाती हूँ। छोटी सी कविता है। आईना जो चेहरे पर लगे मुखौटे बताने की काबिलियत रखता, आईना जो चेहरे पर लगे मुखौटे बताने की काबिलियत रखता, भूल कर भी कोई इसमें चेहरा देखने की ख्वाहिश न रखता, भूल कर भी कोई इसमें चेहरा देखने की ख्वाहिश न रखता। अब छोटी सी कविता है, एनेस्थेशिया। बाहर का दर्द होता है, बड़ा ऑपरेशन या और भी कोई दर्द, तो एनेस्थेशिया वो गोलियों में थोड़ा बहुत होता है, मतलब वो देके मिट जाता है, पर कुछ कुछ दिल के दर्द होते हैं वो एनेस्थेशिया से नहीं मिटते हैं, उसके लिए कुछ अलग एनेस्थेशिया होता है। सुनिए, एनेस्थेशिया। कहते हैं ना
वक्त ही एक ऐसा मरम है मिले जख्म बुलाने का, वरना यादें तो वो बीमारी है, आनी है जानी है। कहते हैं ना, वक्त ही एक ऐसा मरम है मिले जख्म बुलाने का, वरना यादें तो वो बीमारी है, आनी है जानी है। बाहरी जख्मों का दर्द तो एनेस्थीसिया से मिट जाएगा, मिट जाएगा। बाहरी जख्म तो बाहरी जख्मों का दर्द तो एनेस्थीसिया से मिट जाएगा या घट जाएगा। जो नजर आता नहीं बस अंदर ही अंदर कचोटता है, जो नजर आता नहीं बस अंदर ही अंदर कचोटता है। उगलना भी मुश्किल, निगलना भी मुश्किल, उगलना भी मुश्किल, निगलना भी मुश्किल। वह दर्द सहना, उसके साथ जीना, वह दर्द सहना, उसके साथ जीना। हर एक के दर्द की अपनी अपनी एक रामायण महाभारत है, हर एक के दर्द की अपनी अपनी एक रामायण महाभारत है। उस दर्द गम को सुनने वालों भी हजारों हैं, उस दर्द गम को सुनने वाले भी हजारों हैं, फिर भी वह बहुत बेचारा अनाथ लावारिस अकेला है। उस मौन मानसिक यातना में दर्द को किसी गोली से क्षणिक छुटकारा मिल जाएगा, साइकियाट्रिस्ट की गोली हो तो। उस मौन मानसिक यातनामयी दर्द को किसी गोली से क्षणिक छुटकारा मिल जाएगा। अंदर अंदर तो बेचारा रिश्ता रहेगा, अंदर अंदर तो रिश्ता रहेगा बेचारा। कोई एक भी चुप की घटना एक एक कर तुरपन की बकिया उधेड़ जख्म खुला छोड़ देगी। ये बाहरी घाव जैसा नहीं भरने वाला, ये बाहरी घाव जैसा नहीं भरने वाला। ऐसे जख्मों को भूलने के लिए तो सबको भी अपना अपना एनेस्थीसिया ढूंढना होगा, सबको अपना अपना एनेस्थीसिया ढूंढना होगा। कहते हैं ना, जीने के रास्ते हजार, कहते हैं ना, जीने के रास्ते हजार। जो भूल चुके बंदे के इस जख्म को महसूस करने वाला कोई नसीब से मिल जाए, कोई नसीब से मिल जाए। पीठ पर, कांधे पर सच्चे दिल से चुपचाप सहानुभूति अपनेपन से बस छू ले। पीठ पर, कांधे पर सच्चे दिल से चुपचाप सहानुभूति अपनेपन से बस छू ले, सीने से लगा ले। ऐसा एनेस्थीसिया तो बड़े नसीब वालों के ही हाथ लगता है, ऐसा एनेस्थीसिया तो बड़े नसीब वालों के हाथ ही लगता है। बाकी तो वही जिसके हाथ जो लग जाए वही सोने में सुहागा है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, इतने कि वो दर्द ही दवा बन जाए। व्यस्त रहो, मस्त रहो, इतने कि वो दर्द ही दवा बन जाए। उसी के साथ संग संग जीना यहाँ, ये गांठ बांध लो। उसी के साथ संग संग जीना यहाँ, ये गांठ बांध लो। वो व्यस्तता दर्द ही दवा, वो दर्द ही दवा यानी एनेस्थीसिया मर्म का काम कर जाएगी। वो व्यस्तता या दर्द ही दवा यानी एनेस्थीसिया मरहम का काम कर जाएगी। दर्द बिन जीवन नहीं, ये स्वीकारना ही सच्चा एनेस्थीसिया है। दर्द बिन जीवन नहीं, ये स्वीकार करना ही सच्चा सही एनेस्थीसिया है, सच्चा सही एनेस्थीसिया है। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। हम आपके लिए जो है वो कविता है। क्या कविता से बड़ा एनेस्थीसिया कोई नहीं है। जितना परेशान मैंने कहा ना कि अपना अपना ढूंढना है, अपना अपना ढूंढना है। हमने कविता ढूंढी है, मेरे साथ भी यही है। दर्द तो सबको ही है, कोई भी नहीं छूटा है इससे, कोई भी नहीं। छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे को भी दर्द है, बोल नहीं सकता कोई उसका दर्द बेचारे का। तो मैंने भी कविता ही ढूंढी है अपना दर्द छुपाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। और आप हर विषय पे और बिल्कुल ताजा तरीन कविताएं लेके आती हैं, और एक प्रेरणा हमेशा हम लोगों के लिए बनी रहती है कि हम लोग सो के उठ नहीं पाते हैं। आपकी रचना सामने आ जाती है। उम्र के हिसाब से बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आवाज देते हैं डॉक्टर राकेश चंद्रा जी को अपनी दूसरी प्रस्तुति के साथ। स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। धन्यवाद अजय जी। आजकल का समय युद्ध का समय है, अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी युद्ध में संलग्न है। दो किनारों पर युद्ध चल रहे हैं, 2 साल हो गया, साल भर हो गया, और कितना चल देंगे। और सच माने की यह है कि हम लोग विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं हम सब। उसी से प्रेरित एक कविता है, शीर्षक है काश कि तुम देख पाते, काश कि तुम जान पाते कि बंदूक से निकली गोली स्वयं ढूंढ लेती है अपना निशाना।
फिर चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो या अन्य कोई जीव जंतु, या फिर पार्क के एक कोने में आसपास से बेखबर हंसते खेलते बच्चे। यहाँ तक कि कुछ न मिलने पर वो बेच देती है शान से खड़े हुए पेड़ के तने को, और अंत में चीर देती है सीना मंद मंद बहती हवा का। पर बाकी सबके स्मृति चिन्ह तो शायद मिट भी जाते हैं, हमेशा के लिए। पर नन्हे व मासूम खेलते बच्चों की वो सम्मोहक मुस्कान, उनकी किलकारियां और बचपन की चंद तस्वीरें जो चाह के भी रहती है जिंदा दिलो दिमाग की अभेद्य प्राचीरों के बीच, शायद अकाल मृत्यु की बेला में उनकी निर्दोष हंसी बिखर जाएगी हवा के साथ और हो जाएगी एकाकार सूरज की रोशनी, फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाट के मधुर संगीत के साथ हमेशा के लिए। उन्हें मिटाने के लिए तुम्हारी असंख्य गोलियां भी कम पड़ जाएंगी, भले ही तुम्हारे इरादे कितने अटल क्यों ना हो। तुम ये बात कब समझोगे कि आतंकी बनने से या फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने से लोग मरा करते हैं? इंसानियत नहीं। जो मरकर भी जिंदा रहती है, आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक मजबूत टेक बनकर। तुम ये बात कब समझोगे कि आतंकी बनने से या फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने से लोग मरा करते हैं? इंसानियत नहीं। जो मरकर भी जिंदा रहती है, आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक मजबूत टेक बनकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत यथार्थवादी रचना आपकी। बहुत सुंदर। और सही बात है, युद्ध की विभीषिका इतनी खतरनाक है कि क्या बताया जाए, लेकिन ये है कि लोग नहीं समझते हैं। और ये नया रूप है जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जहाँ लोग रहते हैं जी, अब वहां पर बर्बादी हो रही है, वहां पर नहीं है, जो पहले युद्ध के नियमों में नहीं आता है, आज भी नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनमें आप वहां गोलियां बम नहीं गिरा सकते। पर चाहे इसराइल का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, जहाँ लोग सिविलियन लोग रहते हैं वहां बमबारी हो रही है, वहां लोग मर रहे हैं, सड़क पे बच्चे खेलते हुए जो है वो। ये कविता एक चित्र से प्रेरित है जो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों की सड़क पे लाशें बिछी हुई हैं बमबारी के बाद, रूस यूक्रेन युद्ध का। तो ये ज्यादा चिंता की बात है जो हम सबके लिए। जी, बहुत भावपूर्ण रचना आपकी और यथार्थवादी। और बहुत धन्यवाद पटेल को। हम कवियों का यही काम है कि जो समाज के आसपास हो रहा है उसके सही चित्रण करके समाज को अपने आगे बढ़ाए, कि समाज को प्रस्तुत करें वही चीज। और मैं फिर आह्वान करूंगा विपिन कांबले जी का। आइए अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी दूसरी कविता मनुष्य के अहंकार के संदर्भ में है। हमारे अंदर दो प्रकार के मैं होते हैं। एक तो है जो कोमल है, नाजुक है और सामंजस्य से भरा हुआ है, और दूसरा मैं जो है वो नकारात्मक है, अहंकार से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मैं की पहचान, जिसमें मैं का फायदा, उसी में मैं का नुकसान, मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान, सारा खेल है मैं का, इसमें बसती है हम सबकी जान। तेरे मैं से मेरा मैं या मेरे मैं से तेरा मैं, किसमें किसका कितना है योगदान। इसी उहापोह की उलझन में हम सबकी उलझी है जान। बाहरी आडंबर के झूठ में फंसा मैं, ढूंढूं बस अपनी असली पहचान। मैं के फायदे और मैं के नुकसान के गणित में मैं जीवन को जीने के सही तरीके को भूल गया। सोचता हूँ निकल पड़ूं इस मैं को छोड़कर उस मैं को खोजने, जिसमें मुझे मिलेगा सही अर्थों में
अपने जीवन में मैं के होने का सही ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। बहुत अहम ऐसी चीज है जो कि आदमी को तबाह कर देती है, जिसे कहा जाए। और इसी आपको में मैंने मालूम 4 है लाइनें विपिन, आपको मालूम है लखनऊ में हम लोग मैं नहीं कहते, हम लोग हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं। मैं हम लोग नहीं बोलते। हाँ सर, अगर हम अपने बचपन से तुलना करें ना, तो हम जब छोटे थे, अभी मैं बात करें, अभी भी मैं हम करके ही बात करती हूँ। जब हम छोटे तो हम आप इस प्रकार के वाक्य रचना का प्रयोग ज्यादा होता था। फिर ऐसा हो गया कि भाई हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, हम घरों से निकल के फ्लैटों में चले गए, छोटे कस्बों से निकल के मेट्रो सिटीज में चले गए, तो हमारी विचारधारा ही बदल गई। और अब ऐसा हो गया कि मैं और सिर्फ मैं है, मतलब वो हम शब्द तो भूल ही गए कि हमारे अंदर मैं एकदम सिमट गया है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन थी, और ऐसा लगता था कि इस विषय को बाहर लाना चाहिए, क्योंकि हम भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं, उस मैं को निकाल ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात, सब बहुत जरूरी है बिल्कुल बात सही है। करना। और जो दुनिया में जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये युद्ध हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, जितना भी है, ये आप देखिए अहम का ही लड़ाई है, और कुछ उसमें है जी नहीं। बिल्कुल हाँ, सिर्फ सही बात सिर्फ है, और सिर्फ बिल्कुल सही बात सिर्फ है। और सिर्फ अहम है। और हम अपने आपस मैं को में सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। कुर्सी की इच्छा, सत्ता चाहिए, इसके लिए हाँ, अपना बड़प्पन, हाँ, यहाँ सब लोग मिलकर के कोई जो देश चलाने वाला मुख्य है, उसका अहम है वो, बस माने ये है, हम ही है, युद्ध हो रहे हैं वो। वही देश उसी पे मैंने 4 लाइनें वही लिखी थी। हो रहा है। मुझे वही 4 लाइनें याद आ गई। ना तू खुदा है, ना मुझसे जुदा है, अहम तेरी रग रग में कैसा समाया। ना तू खुदा है, न मुझसे जुदा है, अहम तेरी रग रग में कैसा समाया। चांद पे भी जाके तू करेगा क्या, जब जमी पे रहने का सलीका ना आया। चांद पे भी जाके तू करेगा भी क्या, जब जमी पे ही रहने का सलीका ना आया। तो जब हम जमी पे रहने का पहले तरीका जान जाए, तब हम चांद पे जाएं, क्या करेंगे हम ऊंचा जाके। और लग रहा सर्वेश जी का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे ही प्रस्तुति देनी होगी। हाँ, उनका सॉरी आ गया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है सर। हाँ, नेटवर्क उनका शुरू से थोड़ा थोड़ा चल रहा है, एक रचना उन्होंने प्रस्तुत की। तो बहुत बहुत आभार जो लोग हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और इस पटल के जो हमारे आधार स्तंभ हैं, मतलब जो अभी हैं, उसके पहले भी लोग रहे हैं। संजय वेदक जी, कुंदा ताई जो एडमिन है हमारी, रूपाली गोरे जी पीछे एडमिन है, और भी जो लोग जुड़े रहे हमेशा, शीतल, वो शशिकला दीदी हैं, शीतल देशपांडे हैं, शशिकला दीदी के जो हस्बैंड है सीकर सर, वो तो 85 इयर्स के हैं, अभी भी काव्य पाठ करते हैं। मैं मतलब खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मिला हूँ। तो ये प्रेरणादायक लोग हैं, और हमेशा कविता के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरी ये रचना जो है, ये भी मेरी समाज की एक घटना से ही प्रेरित होके है। हालांकि ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की रचनाएं हमेशा सामयिक रहती हैं। माँ दुर्गा की राहन देखो, तुमको ही अस्त्र उठाना है, डरने से ना काम चलेगा, साहस तुम्हें दिखाना है। माँ दुर्गा की राहन देखो, तुमको ही अस्त्र उठाना है, डरने से ना काम चलेगा, साहस तुम्हें दिखाना है। चंड मुंड फिरते हैं जो गलियों और चौबारों में, इज्जत तेरी बेच रहे हैं सरे आम बाजारों में। यह आह्वान मेरा खास तौर से लड़कियों के लिए है, और कि अब उनको हाथ बांध के काम नहीं चलेगा, हाथ खोलना ही पड़ेगा। चंड मुंड फिरते हैं जो गलियों और चौबारों में, इज्जत तेरी बेच रहे हैं सरे आम बाजारों में। शीश चढ़ा बाजार में इनके, चंडी तुझको बन जाना है। शीश चढ़ा बाजार में इनके, चंडी तुझको बन जाना है। माँ दुर्गा की राहन देखो, साहस तुम्हें दिखाना है। दांव लगाते आज भी तुझको जीवन के इस चौसर पे, दांव लगाते आज भी तुझको जीवन के इस चौसर पर, अट्ठाहस दुशासन करते चीर तेरा हर हर कर। दांव लगाते आज भी तुझको जीवन के इस चौसर पर, अट्ठाहस दुशासन करते चीर तेरा हर हर कर। इनके कर्मों का सबक सिखाने तुझको ही चक्र चलाना है।
अब भूल जाइए कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, आपको ही चक्र उठाना पड़ेगा। इनके कर्मों का सबक उठाने तुझको ही चक्र चलाना है, माँ दुर्गा की राहन देखो तुमको ही अस्त्र उठाना है। और आखिरी लाइनें हैं, यहाँ पे राजा सोते हैं जनता भी सोती है सारी, यहाँ पे राजा सोते हैं जनता भी सोती है सारी, आंखों पे कानून के पट्टी काम लगाते भ्रष्टाचारी, यहाँ पे राजा सोते हैं जनता भी सोती है सारी, आंखों पे कानून के पट्टी काम लगाते भ्रष्टाचारी, जो तेरे तन को आग लगाते, जो तेरे तन को आग लगाते तुझको ही उन्हें जलाना है, जो तेरे तन को आग लगाते तुझको ही उन्हें जलाना है, माँ दुर्गा की राहन देखो तुमको ही अस्त्र उठाना है, माँ दुर्गा की राहन देखो तुमको ही अस्त्र उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही जोश भरी कविता। यह कविता आपकी हमेशा सामने रहेगी, आज नहीं ये हमेशा कल भी सामने रहेगी। और यही एक सोल्यूशन है। मतलब अपना जब तक हम अपना करेंगे और हम इंतजार करेंगे कोई अवतार आएगा, तब तक तो बहुत कुछ निकल जाएगा। ये मैंने कविता सबसे पहले पढ़ी थी, एक शिक्षिका है उनके पटल से, और मैंने उसमें ये कहा भी था कि जो आप लोग टीचर हो, आप लोगों को ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि अब तुम डिफेंस का मतलब वो डिफेंस नहीं है, आपको खुल के जो है सीधे सीधे आप ताइक्वांडो और तलवारबाजी सिखा ही दीजिए उन लोगों को भी। तो ये था। बहरहाल आभार आप सबका जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, इसी तरह जुड़े रहिए, हम सबको सराहते रहिए और पटल की शोभा बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत आभार अनुपमा कटवाड़ जी का इतना सुंदर पटल सजाने के लिए। अभी जन्माष्टमी बीती और मुंबई में खास तौर पे और वैसे पूरे देश में गणेश चतुर्थी का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बप्पा के आगमन के समय हम लोग 9 सितंबर को फिर मुलाकात करेंगे अपनी गोष्ठी लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।